चलिए बात करते हैं सामान्य हिंदी की। मैं हूं अरुण कुमार और आपका स्वागत करता हूं टीटो क्लासेस में। देखिए, सामान्य हिंदी में जो हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे संधि विच्छेद। संधि क्या होती है? दो शब्दों के मेल को या जोड़ को हम संधि कहते हैं। संधि से पहले मैं आपको वर्ण पढ़ा चुका हूं और आई होप आपको वर्ण के बारे में जानकारी है, जैसे स्वर और व्यंजन क्या होते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं और वर्ण विच्छेद किस तरह से किया जाता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो पहले उस वीडियो को देखिए, आसानी होगी इस वीडियो को समझने में। तो देखिए, संधि जो होती है वो तीन तरह की बेसिकली होती है और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन देके संधि का नाम पूछा जाता है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि हिंदी भाषा में 52 शब्द होते हैं, उसमें से 11 स्वर होते हैं। उन 11 स्वरों के मिलने से जो संधि बनती है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। और आज की वीडियो में है केवल हम स्वर संधि पर ही फोकस करेंगे। स्वर संधि भी जो होती है वो 5 तरह की होती है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। नाम को देख के कन्फ्यूज नहीं होना है, संधि को कभी रटना नहीं है। संधि अगर आप रटेंगे तो 1000, 2000, 3000 शब्द कितने रटेंगे। और अगर आप ये 5 तरह के जो रूल हैं, इन संधि को जोड़ने तोड़ने के रूल हैं, अगर आपने ये 5 रूल याद कर लिए तो आपको एक भी संधि रटने की ज़रूरत ही नहीं है। सारी संधि आप खुद बनाने में और खुद तोड़ने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप समझिए ज़्यादा, रटिए कम। तो स्वर संधि जो होती है वो 5 तरह की होती है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ठीक है। अब स्वर, जैसे मैंने आपको बताया, हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से वो 11 स्वर होते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ये आपको पता ही होगा। छोटा ऊ, बड़ा ऊ। आप सोच रहे होंगे मैं आपको क्या पढ़ाने लगा, लेकिन इन स्वरों को जोड़ के ही, इन 11 शब्दों को जोड़ के ही बनेगी स्वर संधि। स्वर संधि को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है। स्वर संधि को नहीं, स्वर को बेसिकली जो हिंदी भाषा के स्वर हैं उन्हें 3 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। एक होते हैं ह्रस्व, दूसरे होते हैं दीर्घ और तीसरे होते हैं प्लुत। जो ह्रस्व होते हैं वो छोटे वाले शब्द हैं, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रैसे ऋषि। जो दीर्घ वाले स्वर हैं वो बड़े वाले हैं, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ए दोनों यहाँ पर हैं, छोटा ए, बड़ा ए, और ओ भी दोनों यहाँ पर हैं, छोटा ओ, बड़ा ओ। ये क्या हैं? ये हैं हमारे दीर्घ स्वर। और प्लुत जो होता है उसको हम कुछ इस तरह से डिजाइन करके लिखते हैं। जब हम किसी शब्द को लंबे समय तक बोलते हैं तो उसे हम प्लुत कहते हैं। प्लुत, जैसे कि राम। जो ह्रस्व स्वर है उसको बोलने में 1 मात्रा का समय लगता है, इसलिए छोटे वाले हैं। जो दीर्घ स्वर हैं उनको बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है, इसलिए 2 वाले हैं। जो प्लुत स्वर हैं उनको बोलने में 2 से भी अधिक मात्राओं का समय लगता है, जैसे राम, ओम। आपने खींचकर बोला, यहाँ पर जो ये छोटा एस बना हुआ है ये प्लुत स्वर की निशानी है, ये प्लुत स्वर है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको ये सब क्यों बताया, क्योंकि आगे आने वाली संधियों में इन सब की ज़रूरत पड़ेगी और इन सब को जानने से ही आप संधि को समझ पाएंगे कि स्वर संधि होती क्या है और स्वर संधि बनती कैसे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दीर्घ संधि क्या होती है। जो स्वर संधि का पहला रूप है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि समझने के लिए आपको समझना है कि जो 11 स्वर हैं उन स्वरों के आगे पीछे आने से दीर्घ संधि बनती है। मतलब जो सजातीय स्वर हैं, सजातीय स्वर कौन से होंगे? छोटा आ बड़े आ का सजातीय है, छोटी ई बड़े ई की सजातीय है, छोटा ऊ बड़े ऊ का सजातीय है। मतलब अपनी अपनी जाति वाले। ए के साथ आ, ई के साथ ई, ऊ के साथ ऊ, औ के साथ औ, ई और आई के साथ आई, या रि के साथ रि। ये हो गया सजातीय स्वर। तो जब ये सजातीय स्वर आपस में आगे पीछे आते हैं तो वो बड़ा वाला सजातीय स्वर बन जाता है। जैसे छोटा आ के साथ जब छोटा आ आएगा तो बड़ा आ बन जाएगा, छोटा आ के साथ बड़ा आएगा तो भी बड़ा आ ही बनेगा, और बड़ा आ के साथ बड़ा आ आएगा तो भी बड़ा आ ही बनेगा। ये हो गया सजातीय स्वर, या इनको हम क्या कहते हैं? सजातीय स्वर। स्वर प्लस स्वर जब आते हैं एक साथ, सजातीय स्वर, तो उससे क्या बन जाता है? दीर्घ स्वर बन जाता है। दीर्घ स्वर मैंने आपको क्या बताया था? देखिए, मैंने आपको दीर्घ स्वर बताया था कि कोई सा भी स्वर आए दीर्घ संधि में वो दीर्घ स्वर बन जाते हैं। दीर्घ स्वर देखिए, ये हैं आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, औ और औ। ये दीर्घ स्वर होते हैं। तो दीर्घ संधि में दीर्घ स्वर बनते हैं, इसलिए इसका नाम भी क्या है? दीर्घ संधि है, क्योंकि यहाँ पे दीर्घ स्वर का निर्माण हो रहा है। कैसे हो रहा है? एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, देव प्लस असुर मिलके देवासुर हो जाता है। अब आप कहेंगे कि वाह में आ तो है ही नहीं। अच्छी बात है, इसका मतलब आपको जो है वर्ण विच्छेद करना नहीं आता है। देखिए, जैसे माँ शब्द लिखा हमने, माँ।
माँ का जब हम विच्छेद करेंगे तो माँ के नीचे मैं के नीचे हलंत लगेगा प्लस इसके साथ ए आएगा। स्वर ऐसे शब्द होते हैं जो अपने अकेले में ही बोले जा सकते हैं, बिना किसी शब्द की सहायता के वो स्वर होते हैं। लेकिन जो शब्दों को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन शब्द कहते हैं। तो प्रत्येक व्यंजन शब्द के साथ एक स्वर जरूर जुड़ा रहता है, या तो वो कोई मात्रा होगी और अगर कुछ भी नहीं जुड़ा है तो उसके साथ ए जुड़ा होगा। जैसे मैं शब्द में मैं के नीचे हलंत लगाया प्लस आ, माँ के नीचे जब हलंत लगा है इसका मतलब यह है कि इस माँ में स्वर नहीं जुड़ा है, मैं प्लस ए मिल के माँ होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं देवासुर में देव के बाद ए जुड़ा हुआ है, वह प्लस ए प्लस ए मिल के ये वाला ए है, देव के बाद में ए है और असुर के पहले ए है, ए और ए मिल के बड़ा वाला आ बन जाएंगे और बड़ा आ की मात्रा लगेगी। देव प्लस असुर इज इक्वल्स टू देवासुर, ये हो गई दीर्घ संधि। जैसे हरि प्लस इच्छा हरिच्छा, छोटी ई है र के साथ में और यहाँ पे भी छोटी ई है, छोटी ई और छोटी ई मिलके बड़ी ई हो जाएगी। चाहे बड़ी ई होती और यहाँ बड़ी होती तो भी बड़ी ई ही होती, इसलिए हरि प्लस इच्छा हरि इच्छा बड़ी की मात्रा लग गई है। वर्ण विच्छेद जैसे मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। जैसे मैं शब्द है या व्यंजन का कोई भी शब्द है उसके साथ में ए जुड़ा रहता है और आगे हम अगर मैं का वर्ण विच्छेद करें तो मैं के नीचे हलंत लगाएंगे प्लस ए लिख देंगे। मैं के नीचे हलंत लगने का मतलब यह है कि मैं के साथ अब कोई स्वर नहीं है, स्वर उससे अलग हो चुका है। जैसे का मतलब हो गया कै प्लस बड़ा आ, कै के नीचे हलंत लगेगा, हलंत लगने का मतलब है कि इसके साथ अब कोई स्वर नहीं है। कै के ऊपर अगर हमने मात्रा लगाई है छोटी ई की तो कै प्लस छोटी ई, कै के नीचे हलंत है। समझ गए आप। अब देखिए कुछ शब्द हम आधे शब्दों में लिखते हैं। मैं आपको वर्ण विच्छेद की बेसिक बातें बता रहा हूँ। वर्ण विच्छेद में आपको अगर डिटेल क्लास चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपने कई बार लिखा देखा होगा छोटा च प्लस च, जैसे चम्मच में होता है। तो आधे च का मतलब होता है इस वाले च के साथ कोई स्वर नहीं है। देखिए च के साथ नीचे मैंने लगाया क्या, च के साथ नीचे लगाया हलंत प्लस च। तो जब ये हलंत वाला च इस च में जुड़ेगा तो जब हलंत वाला शब्द किसी भी शब्द में जुड़ता है बिना किसी स्वर के तो वो आधा बन जाता है। समझ गए आप। जैसे का प्लस तय को हम जोड़ेंगे, तय के बाद तो ए है ऑब्वियसली क्योंकि इसमें हलंत नहीं लगाया, लेकिन जब का वाले हलंत वाले का को तय में जोड़ेंगे तो जोड़ते टाइम क्योंकि ये हलंत इसके नीचे लगा है, का अकेला है उसके साथ स्वर नहीं है तो ये आधा हो जाएगा, तो हो जाएगा। जैसे अवरक्त होता है या बहुत सारे शब्द होते हैं तो आधे शब्द का मतलब ये होता है उसके साथ कोई स्वर नहीं है, वो अकेला है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। जैसे वर्ण विच्छेद हम कमला का करना चाहें, कै मैं ले आ, तो कै के नीचे हलंत प्लस इसके साथ भी ए है तो वो हमने यहाँ लिख दिया। मैं के नीचे हलंत प्लस उसके साथ भी ए है, ले के नीचे हलंत प्लस उसके साथ भी ए है और ले के बाद हमारा आ है तो हमने आ यहाँ पे लिख दिया और हलंत सबके नीचे लगेगा क्योंकि ये शब्द अब वर्ण जो हैं ये अलग अलग हो चुके हैं, स्वर इनसे अलग हो गए हैं। इनको बोलने के लिए, इस कै को बोलने के लिए ए की आवश्यकता है, इसलिए इसको हम स्वर ना कह के क्या कह रहे हैं बताइए। हाँ थोड़ा नीचे चलते हैं, इसको नीचे कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने समझी दीर्घ संधि क्या होती है। दीर्घ संधि में दो स्वर आपस में जुड़ जाते हैं, सजातीय प्रकार के, एक प्रकार के ही दो स्वर आपस में जुड़ते हैं और बड़ी वाला स्वर बन जाते हैं। गुण संधि में क्या होता है, तो देखिए गुण संधि हम इसको रिवीजन भी करेंगे, आप परेशान मत होइए, शांति से पढ़िए मेरे साथ, आपको सब समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेनी, मज़े से पढ़ना है। गुण संधि क्या होती है, तो देखिए छोटा अ और बड़ा आ, यानी आ वाले हमने दोनों ले लिए, ह्रस्व भी लिया दीर्घ भी लिया, इन दोनों के साथ कोई बाकी जितने भी स्वर बच गए, आ और आ में बाकी जितने भी स्वर बच गए उनमें से ए वाले छोटा ए छोटा ओ बड़ा ओ को छोड़ के कौन कौन से बच गए, अब 11 में से 2 तो यही हो गए और 4 हमने छोड़ दिए तो 7 बचे होंगे। वो 7 कौन से हैं, 7 4 और 2 6, 5 बचे होंगे। 5 हैं छोटे ई बड़े ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, र ऋषि ऋषि। तो आ और आ के बाद में पहले वाले शब्द का आखिरी वाला वर्ण है वो या तो ए है या आ है पहले वाले शब्द का, और जो शब्द आगे जुड़ने वाला है उसमें पहला शब्द छोटी ई बड़ी ई हो सकता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ हो सकता है और र ऋषि हो सकता है। ये 5 हो सकते हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो ए के बाद जब ई आता है, कोई से भी ए के बाद चाहे छोटा बड़ा कुछ भी आए तो वो ए बन जाता है, ठीक है, और ए की मात्रा लगती है ऐसे, आपको पता होगा। ऊ के बाद जब आ के बाद ऊ आता है तो वो औ बन जाता है और औ की मात्रा ऐसे लगती है। और रिरा के बाद जब आ के बाद जब रिरा आता है तो वो अर बन जाता है। क्या बन जाता है, अर बन जाता है। देखिए हम यहाँ समझ लेते हैं, देव प्लस इंद्र। अब वै के साथ ए जुड़ा हुआ है और ए के बाद आई है ई, तो ए के बाद जब ई आती है तो गुण संधि होती है और ए की मात्रा लग जाती है। देखिए यहाँ पे देवेंद्र हो गया, ए प्लस ई मिल के ए बन गया।
अब देखिए लिखा है अंत्य प्लस उदय, अंत्योदय, अंत्य प्लस उदय, अंत्योदय। यहाँ यह के बाद में ए है, जैसा मैंने आपको वर्ण विच्छेद में बताया कि हर एक व्यंजन के बाद में ए जरूर लगा रहता है, या तो फिर वो मात्रा जो उस पर लगी है। तो यह के बाद में ए है, ए के साथ ऊ जोड़ना है, ए के साथ ऊ जोड़ना है तो ओ बनेगा, अंत्योदय हो गया है। देव प्लस ऋषि, वह के साथ ए लगा हुआ है, उसमें रह जोड़ना है, यानी ए के साथ ऋ जोड़ना है तो अर आ जाएगा। देव प्लस ऋषि, देवर्षि, देवर्षि, देवर्षि लिख दिया हमने। ये आपकी होती है गुण संधि। कौन सी संधि होती है? गुण संधि। अब देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा, ये हमने बात करी थी केवल 5 शब्दों की, 2 और बच गए। ए और आ के बाद छोटा ए या बड़ा ए या छोटा औ या बड़ा ओ भी तो आ सकता है। यहाँ तो नहीं आया उनमें से कोई सा भी, तो वो अगर आ सकता है, ए या आ के बाद छोटा ए बड़ा ए आ जाए और ए और आ के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ आ जाए तो बन जाती है वृद्धि संधि। ये 4 आने से वृद्धि संधि, ये 5 आने से गुण संधि। ये ए और आ के बाद आ रहे हैं। पहले क्या हो रहा था, दीर्घ संधि में वही शब्द उसी शब्द के बाद आ रहा था, सजातीय शब्द आ रहे थे तो बड़ा वाला शब्द स्वर बन जा रहा था। यहाँ पे गुण संधि में ए और आ के बाद क्या आ रहा है, ये 5 शब्द आ रहे हैं, ई उ और ऋ वाले। और वृद्धि संधि में 4 आ रहे हैं, ए और ऐ वाले। तो होता क्या है, जब ए के बाद या आ के बाद ऐ वाला शब्द आता है तो बड़ा ए बन जाता है, और बड़े ए की मात्रा ऐसे लगती है, यानी 2 मात्राएं लग जाएंगी। और जब औ आएगा तो फिर 2 मात्राएं ऐसे लग जाएंगी। ठीक है, जैसे 1 प्लस 1, कै के बाद में ए है, कै के बाद में क्या है, यहाँ पे ए है, और यहाँ पे ए ऑलरेडी ए है, तो आ के बाद ए आया तो 2 मात्राएं लगेंगी, एक एक हो जाएगा। देखिए एक एक हो गया, 2 मात्राएं लग गई। जल प्लस ओक, यहाँ ल के बाद ए है प्लस ओ यहाँ से आया तो 2 मात्राएं लगेंगी, जलोक हो जाएगा, जलोक हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया ये। अच्छा, आपको दिखाई नहीं दिया, चलिए फिर से देख लेते हैं इसको। 1 के बाद में 1 है, या कै के बाद में ए होता है, ए प्लस ए को जब हम जोड़ेंगे, ए प्लस ए को हम जोड़ेंगे तो देखिए बड़ा ए आएगा, और बड़े की 2 मात्राएं होती हैं, एक एक हो गया। जल के बाद में जब ओक आएगा तो देखिए ल के बाद में ए होता है, और ओ की ओ, ए और ओ जब जुड़ता है, ए और ओ जब जुड़ता है तो बड़ा ओ बनता है, और बड़ा ओ में 2 मात्राएं होती हैं, ऐसे लिखते हैं हम इसको। आई होप आपको ये पता है कि स्वरों की मात्राएं किस तरह से लगाई जाती हैं, वरना अगर नहीं पता है तो आप मुझे बताइए, अगला चैप्टर में वर्ण विच्छेद वाला ही आपको कराऊंगा। तो एक एक मिलके एकाइक हो जाता है, जल प्लस ओक मिलके जलोक हो जाता है। 3 तरह की संधि हमने समझी। दीर्घ संधि समझी हमने दीर्घ संधि समझी। सबसे पहले दीर्घ संधि में क्या हो रहा था, सजातीय स्वर आपस में आ रहे थे, यानी ए के साथ ए, या ए के साथ आ, या आ के साथ ए, ई के साथ ई, या छोटी ई बड़ी ई के साथ बड़ी ई के साथ छोटी ई, मतलब सजातीय स्वर आ रहे थे, और उन्हीं स्वरों में वो बड़ा वाला सुदीर्घ स्वर बन जा रहा था। सिंपल बात। गुण संधि में क्या हो रहा था, छोटा आ या बड़ा आ के बाद में 5 स्वर आ रहे थे, या तो ई के दोनों, या ऊ के दोनों, या ऋषि, उसके मिलने से ए, औ और अर बन जा रहा था। वृद्धि संधि में क्या हो रहा था, वृद्धि संधि में ए के बाद जो बचे 2, ए या ऐ, औ या औ आ रहा था, और उसके मिलने से उसी का बड़ा रूप बन जा रहा था, 2 मात्राएं लग जा रही थी। ये थी हमारी वृद्धि संधि। अब जो 2 संधि हमारी बची वो बिल्कुल इसकी उल्टी हैं, वो भी इसकी बिल्कुल इसकी उल्टी हैं। चलिए उनको भी जान लेते हैं हम। यण संधि की बात करेंगे हम सबसे पहले। यण संधि क्या कहती है, तो यण संधि जो है वो गुण संधि की बिल्कुल उल्टी है। गुण संधि में क्या होता था, ए के बाद ई उ और र आते थे, यहाँ पे ई छोटा ई बड़ा ई, या छोटा ऊ बड़ा ऊ, और र के बाद में ए या आ आएगा, या भिन्न स्वर का मतलब आ, ए या आ से है। ठीक है, तो ए और ई के बाद आ आने से यह बन जाएगा, यह के नीचे हलंत लगा है, मतलब ये अगर किसी शब्द में जुड़ेगा तो आधा यह जुड़ेगा, पूरा नहीं जुड़ेगा, यह के साथ स्वर नहीं है, हलंत लगा है। ऊ या ऊ के बाद अगर ए आएगा तो वह बन जाएगा, वह के नीचे हलंत लगा है, यानी ये भी आधा होके जुड़ेगा। रे के बाद अगर ए और आ आएगा तो रे बन जाएगा, रे के नीचे हलंत लगा है, ये भी आधा होकर ही जुड़ेगा। मतलब गुण संधि का एकदम उल्टा कर दो तो यण संधि बन जाती है। गुण संधि का उल्टा यण संधि होती है। देखिए यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। अति प्लस अधिक। अब तय में लगी है छोटी ई की मात्रा, यानी छोटी ई, और आ यहाँ पे है। ई के बाद जब आ आता है तो यह बन जाता है, यह बन जाता है, ये भी कौन सा वाला, हलंत वाला, मतलब आधा यह बनेगा। तो अति प्लस अधिक को जब हम ओढ़ेंगे तो हमारा जो ये वाला तय है वो आधा हो जाएगा। अत्यधिक, अत्यधिक। जैसे देवी प्लस अर्पण को जोड़ेंगे तो ई के साथ हम ए को जोड़ेंगे तो ये वाला जो हमारा वह है वो आधा हो जाएगा, देव्यार्पण, देव्यार्पण। उसी तरह से सु प्लस आगतम को हम जोड़ेंगे तो सु में ऊ लगा है
और आगतम तो स जो है वो आधा हो जाएगा, ठीक है। स्वागतम जो इधर वाला शब्द है, क्योंकि ये मात्रा जुड़ जा रही है उससे, किससे जाके जुड़ जा रही है, देखिए मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। देवी में जो बाद वाली मात्रा थी वो छोटे ई की मात्रा थी और अर्पण में था ए, यानी छोटी ई प्लस ए। छोटी ई प्लस ए जब मिलेगा तो यह बनेगा। तो यह तो यहाँ पे आ गया, ये बन गया, देखो यह बन गया, ठीक है, यह बन गया। लेकिन जो ये वह था, इस वह की मात्रा जो थी ई, वो चली गई यह बनाने के लिए। तो ये जो वह है वो रह गया अकेला, वह में कोई स्वर है ही नहीं। तो जब वह अकेला रह गया तो उसको आधा होना पड़ेगा। देखिए वह आधा हो गया। इसी तरह से तय के ऊपर जो छोटी की मात्रा लगी थी वो जब वो ए के साथ जुड़ी तो यह बन गया, यह बन गया। जब यह बन गया तो इस तय की मात्रा खत्म हो गई। जब मात्रा खत्म हो गई तो तय अकेला रह गया हलंत वाला, और जब तय अकेला होगा उसके साथ कोई स्वर नहीं होगा तो वो आधा हो जाएगा। आधा हो गया। अति प्लस अधिक, अत्यधिक। देवी प्लस अर्पण, देवी अर्पण। अब देखिए सेम कहानी यहाँ पे है। ऊ के साथ आ आया, ऊ के साथ आ आया तो वह बना। तो देखिए यहाँ पे वह तो बन गया वागत, लेकिन जो स था उसकी मात्रा छीन ली गई इस आ के द्वारा वह बनाने के लिए, तो स को आधा होना पड़ेगा, स्वागत हो गया। अगर आप इसको वर्ण विच्छेद में करके देखना चाहें तो देखिए यहाँ पे आप देखिए पित्रादेश को आप समझने की कोशिश कीजिए। इम्पोर्टेंट है यण संधि, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, समझने में मुश्किल होता है, लेकिन आप समझ गए तो बड़ी आसान भी है, और मैक्सिमम क्वेश्चन इसी यण संधि से आते हैं। देखिए पितृ प्लस आदेश है। अब ये ऋ जो लगा हुआ है ये रै ऋषि की मात्रा है, यानी रै ऋषि के बाद में आ आया। जब रै ऋषि के बाद में आ आता है तो वो रै हो जाता है, सीधी सी बात है। तो पित्रादेश हो जाएगा, लेकिन इस तय की मात्रा छीन ली गई है तो इस तय को आधा होना पड़ेगा। देखिए अब इसको विच्छेद करके देखते हैं हम। पितृ, पा के नीचे हलंत प्लस छोटी की मात्रा, ता के साथ ऋ की मात्रा, ये पितृ हो गया। प्लस आदेश अय या आप लिखिए, प्लस द प्लस ए प्लस स प्लस ए, ये इसका वर्ण विच्छेद है। अब यहाँ पे हमें जोड़ना किसने है, देखिए ऋ के साथ ए आया हुआ है, ऋ के साथ आ गया ए, इन दोनों को जोड़ना है। और ऋ के साथ जब ए आके जुड़ेगा तो वो अर बन जाएगा। अर बना देते हैं, कोई बात नहीं है, ये बना दिया हमने अर। और तय हो जाएगा आधा, आधा तय। और जब हम अर को जोड़ेंगे तो देखिए त्रय बन जाएगा। इस त्रय का मतलब क्या है, ये पित्रादेश हो गया। इस पित्रादेश का मतलब क्या है, इसको जो आप तोड़िए, पा प्लस छोटी ये है ही, ता हलंत के साथ लिखा हुआ है, प्लस अर, ये जो त्रय है इसमें अर बन गया। देखिए ये बन गया रै बन गया, और आदेश तो ऐसे का ऐसे ही लिखा हुआ है। तो जो आधा तय के साथ जब रै जोड़ते हैं तो त्रय बन जाता है। तो ये जो पित्र बना हुआ है ये यहाँ से आया, ये आधा तय इसका और अर उसका, पित्रादेश इस तरह से बना है। त्रय को हम इस तरह से लिखते हैं पित्रादेश। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से ये बन रहा है पित्रादेश। अब हम चलेंगे अनुयय को जानने की कोशिश करते हैं। मैं डिटेल से आपको और एग्जाम्पल इसके समझाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत लंबी क्लास होगी संधि की, क्योंकि संधियाँ बहुत ज़्यादा हैं। अनु प्लस अय, अब देखिए ये छोटा ऊ है और ये ए है, जब ऊ के साथ ए आएगा तो वो वह बन जाएगा, वह बन जाएगा, बन गया। अनु वय ये हो जाएगा, अनु वह हो जाएगा। लेकिन जो न के नीचे से मात्रा चली गई इस ए के साथ वह बनाने के लिए, तो ये न आधा हो जाएगा। तो ये ऊ और ए मिलके तो वह बन गया, लेकिन इस न को आधा होना पड़ा, अन्वय हो गया, अन्वय हो गया। अब देखिए इसको हम वर्ण विच्छेद करके समझते हैं। अनु का वर्ण विच्छेद क्या होगा, आ प्लस न उसके साथ ऊ, ठीक है। अय का क्या होगा, ए प्लस यह और उसके साथ ए। अब इस ऊ और ए को जब हम मिलाएंगे यण संधि में ये मिलेगा तो वह बनेगा। इसका हम वह बना देते हैं, चलिए इसका हमने वह बना दिया, ये बन गया वह, इसका हमने वह बना दिया, ये वह बन गया। बाकी शब्द ऐसे लिखा हुआ आगे पीछे। अब इसको आप जोड़ दीजिए, आ ना के नीचे हलंत है, वा के नीचे हलंत है, ए ये वह। अब क्योंकि ना के नीचे हलंत है और उसके बाद कोई स्वर है ही नहीं तो न आधा हो जाएगा, बाकी शब्द जुड़ के लिख दिया जाएगा अन्वय। तो अनु प्लस अय जो है वो अन्वय हो गया। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। नहीं आ रही है तो हम इसका रिवीजन भी करेंगे, घबराने की बात नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं अयादी संधि क्या होती है। तो हमने जो दीर्घ संधि पढ़ी थी अभी, दीर्घ संधि का एकदम उल्टा होता है अयादी संधि। स्वर संधि का 5वां प्रकार है अयादी संधि। यहाँ पे देखा था हमने यण संधि में कि ए छोटी ई वाले जो स्वर हैं, ऊ वाले जो स्वर हैं और ऋषि वाला जो स्वर है उसके बाद ए या आ रहा था। बच गए थे 2 प्रकार के स्वर, ए वाले, छोटा ए बड़ा ए। देखिए यहाँ पे मात्रा एक होती है, यहाँ पे मात्रा नहीं होती, यहाँ पे एक मात्रा होती है, गलत लिखा है। ए और आई, औ और औ के बाद अगर ए और आ जाता है तो ए वाले शब्द जो हैं वो एक आय में,
आई आय में, औ अव में, और औ जो है आव में बदल जाता है। कैसे बदलता है हम अभी देखते हैं। चलिए देखिए, ने प्लस अयन, एग्जाम्पल से आप समझिए। न के साथ मात्रा लगी है ए की और ये ए है, यानी ए के साथ ए है तो ये अयादी संधि है। पहली बात तो ये बात क्लियर हो गई। अब ने को आप तोड़ के लिखिए, न प्लस ए, न प्लस ए, यहाँ पे मात्रा नहीं आएगी, ये गलत लिखा हुआ है। न प्लस ए, ने। आयन को तोड़ के लिखिए, आ प्लस या प्लस ए प्लस न प्लस ए, ये अयनन हो गया, नयनन। अब ए के बाद जब ए आता है, ए के बाद जब ए आता है तो अय हो जाता है, यानी हमें इन दोनों की जगह ए ये लिखना है। तो हमने ए ये लिख दिया, न प्लस ए प्लस ये प्लस ए प्लस न प्लस ए। अब इसको जोड़ दो, न ए ये हो जाएगा ना, या न, नयन हो गया। देखिए कितना आसान है। आपको इसके वर्ण विच्छेद करने हैं, ए और आई को जोड़ के आया लिख देना है और उसको शब्द को जोड़ देना है। तो देखिए जब इस शब्द को आप जोड़ के लिखेंगे तो नयन हो गया, ने प्लस अयन नयन हो गया। एकदम सिंपल सी बात है, कुछ घबराने की बात नहीं है, गणित की तरह संधि समझा रहा हूँ मैं आपको। चलिए और एग्जाम्पल हम देखते हैं। पौ प्लस अन, पौ प्लस अन। सबसे पहले आप पौ को तोड़ दीजिए, प के नीचे हलंत प्लस ओ, अन को तोड़ दीजिए, आ प्लस न को जब तोड़ेंगे तो न प्लस ए। अब मैंने आपको बताया जब ओ के बाद ए आता है तो अब हो जाता है, तो इन दोनों की जगह हम अब लिख देते हैं। चलिए लिख देते हैं, प प्लस अब प्लस ए प्लस न प्लस ए। अब इन सबको हम जोड़ देते हैं, प मिल के प बन जाएगा, व मिल के वह बन जाएगा, न मिल के न बन जाएगा, तो पौ प्लस अन मिल के पवन बन जाएगा। ये बिल्कुल गणित का फॉर्मूला है, इसमें याद करने वाली कोई बात ही नहीं है। पौ प्लस अन मिल के पवन बन जाएगा, ये अयादी संधि है, रूल ये लिखा हुआ है, इसमें गणित के फॉर्मूले की तरह आपको करना है। चलिए और एग्जाम्पल हम देखने की कोशिश करते हैं। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल देखेंगे उतने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। नए प्लस अक, चलिए नए को तोड़ के लिखते हैं, न प्लस ए, ठीक है, ये एक मात्रा लगेगी, दो गलत लगा दी है मैंने, न प्लस ए। अक को तोड़ के लिखते हैं, अ प्लस कै के नीचे हलंत प्लस आ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ए के साथ जब आ आता है तो आय बन जाता है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। चलिए इसकी जगह हम आय लिख देते हैं, न प्लस आय प्लस ये पूरे का पूरा ऐसे ही लिख दिया। अब इसको जोड़ देते हैं, न के बाद आ आया है तो ना हो गया, ये के बाद ए आया है तो यह हो गया, कै के बाद ए आया तो कै हो गया, तो सारा जोड़ के नायक हो गया। इन दो को जोड़ के आय लिखना है, शब्द को जोड़ के ऐसे लिख देना है, तो नए प्लस अक नायक हो गया। एकदम सिंपल बात है, इसमें कोई समझने वाली बात ही नहीं है। चलिए और एग्जाम्पल हम समझते हैं, एक एग्जाम्पल फिर समझते हैं। भव प्लस उक, ये कैसे होगा, चलिए तोड़ लेते हैं। भव को तोड़ दीजिए, भ प्लस औ, भा प्लस औ, उक का हो जाएगा ऊ प्लस का प्लस आ। अब मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, जब औ के बाद ऊ आता है, औ के बाद जब अन्य स्वर आता है, ये अन्य स्वर ही तो है, ओ के अलावा कुछ और भी आया तो आव हो जाता है, तो इन दोनों का मिलके आव हो जाएगा। चलिए इन दोनों का मिलके आव कर देते हैं, भय प्लस आव प्लस उक, भावुक। तो हमने देखा जो स्वर संधि है वो 5 तरह की होती है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि। स्वर संधि में हमने क्या देखा कि एक तरह का स्वर, यानी ए के साथ आ वाला, ई के साथ दोनों ही, एक तरह से मतलब छोटी बड़ी दोनों से है। अगर वही स्वर उसी स्वर के आगे पीछे आता है तो उन दोनों का बड़ा वाला स्वर लग जाता है, यानी दीर्घ वाला स्वर लग जाता है, इसलिए इसको हम दीर्घ संधि कहते हैं। आ के साथ आ आने से आ बन जाता है, आ कोई सा भी हो। ई के साथ ई आने से ई बन जाता है, ई कोई सी भी हो। आई के साथ आई आने से आई बन जाता है, ठीक है, दीर्घ रूप ले लेता है। ये हमारी दीर्घ संधि थी। फिर हमने देखा उसके बाद कि भाई गुण संधि क्या होती है, तो ए और आ के बाद छोटा ई बड़ा ई आ जाए, छोटा ऊ बड़ा ऊ आ जाए, रे आ जाए, तो उनका जो शब्द आ के बाद अगर वो आ जाए तो रूप बदल के ए औ और अर हो जाता है। जैसे ए और आ के बाद ई आएगा तो ए हो जाएगा, ए और आ के बाद ऊ आएगा तो औ हो जाएगा, और ए और आ के बाद रे आएगा तो अर हो जाएगा। ये हमारी गुण संधि होती है। इसके बाद जो बच गए हमारे 4, ए और आ के बाद अगर ए वाले आते हैं तो आई हो जाता है, 2 मात्राएं वाला हो जाता है, और ए और आ के बाद अगर औ आता है तो औ हो जाता है, 2 मात्राओं वाला हो जाता है। ये हमारी वृद्धि संधि होती है, ये हमारी वृद्धि संधि होती है। गुण संधि का एकदम उल्टा कर दो आप, गुण संधि को कर दो उल्टा। गुण संधि को उल्टा कैसे करेंगे हम, ए और आ बाद में आ जाएगा, बाकी पीछे वाले आगे आ जाएंगे। तो ई और ई के बाद अगर ए और आ आता है तो यह बन जाता है, ऊ और ऊ के बाद ए और आ आता है तो वह बन जाता है, रे के बाद ए और आ आता है तो रे बन जाता है। इसको हम कहते हैं यण संधि। क्या कहते हैं, यण संधि। उसी तरह से
वृद्धि संधि को उल्टा कर दो तो अयादि संधि बन जाती है। जैसे ए और ऐ के बाद अगर ए आ जाए तो ऐ या आय बन जाता है, और ए और औ के बाद ए और आ जाए तो अव या आओ बन जाता है। बात समझ में आ गई? चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। सबसे पहले हम अयादि संधि का एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, ए गए प्लस अक मिलके गायक हो जाता है। यहाँ पे ए है प्लस आ है, ए और आ मिलके आय हो गया, और जब इसको आप इसके साथ जोड़ोगे तो गए प्लस अक मिलके गायक हो गया। यण संधि का एक एग्जाम्पल आप देखिए, वधु प्लस आगमन वधवागमन हो जाता है। ऊ और आ मिलके वह हो जाता है, और ये ऊ इसमें जुड़ गया है, आओ हो गया है, तो ध आधा हो जाएगा। वधु प्लस आगमन वधवागमन। इसी तरह से आप बाकी इसका स्क्रीनशॉट लेके बाकी संधि विच्छेद की प्रैक्टिस कीजिए। जो संधि आपकी समझ में नहीं आती है मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी संधियों की प्रैक्टिस हम अगली वीडियो में करेंगे। जो हमारी व्यंजन संधि बच गई हैं और जो हमारी नुस्वार वाली संधि बच गई हैं। जय हिंद, जय भारत।